इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समपोषी व्यतिकरण में तीव्रता होती है। पहला ऑप्शन है अधिकतम, दूसरा न्यूनतम, तीसरा दोनों ए व बी या इनमें से कोई नहीं। देखिए, व्यतिकरण हम लोग जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक समपोषी व्यतिकरण जिसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, और एक होता है विनाशी व्यतिकरण जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो समपोषी व्यतिकरण में जो तीव्रता होती है वो अधिकतम होती है और विनाशी व्यतिकरण में जो तीव्रता होती है वो न्यूनतम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है इज ए यानी अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक प्रतिरोध दिखाया गया हुआ है और उसमें कलर कोडिंग दिखाई गई है। 3 बैंड है और दूसरी साइड पे कोई कलर नहीं है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो हमें इसको टेबल याद होनी चाहिए। तो इसके लिए टेबल आपका रेड पहले नंबर पे है, तो रेड के लिए टेबल में जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो 2 यूज़ की जाती है। और सेकंड जो कलर बैंड है वो आपका ब्लू कलर है। ब्लू कलर के जो टेबल में कलर नंबर यूज़ किया जाता है वो 6 होता है। थर्ड नंबर पे जो कलर बैंड होता है वो मल्टीप्लायर के रूप में देखा जाता है, यानी उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू टेबल में जो होती है वो होती है 10⁻³ ओम। ये आपका आंसर हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 26,000 ओम। तो राइट ऑप्शन इज़ द सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जर्मेनियम डायोड का प्राचीर लगभग है। देखिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन दो अर्धचालक होते हैं और इनसे डायोड बनाया जाता है जैसे कि हम जानते हैं। तो जर्मेनियम के लिए जो डायोड यानी पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3, मीन्स राइट ऑप्शन इज बी। और यहीं पर आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सिलिकॉन की पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 0.7। तो याद रखिएगा, अगर किसी को सिलिकॉन याद हो तो वो जर्मेनियम के धोखे सिलिकॉन को ऑप्शन टिक कर सकता है। ये आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। तो जर्मेनियम का जो प्राचीर होता है वो होता है 0.3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अग्र अभिनत में डैश की मोटाई कम हो जाती है। ठीक है, अग्र अभिनत में डैश की मोटाई कम हो जाती है। तो ऑप्शन है हमारा अपक्षय परत, संयोजी बैंड, ऊर्जा स्तर या इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल है, यानी अभिनत जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग में अपक्षय परत यानी डिप्लीशन लेयर की जो मोटाई होती है वो कम हो जाती है। तो राइट ऑप्शन इज अपक्षय परत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर के आधार में 25 माइक्रो एम्पीयर का परिवर्तन करने पर संग्राहक धारा में 0.55 मिली एम्पीयर का परिवर्तन होता है। बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया परिवर्तन यानी डेल्टा आई बी इक्वल टू 25 माइक्रो एम्पियर। इसको चेंज कर लेते हैं, 25 × 10⁻⁶ एम्पियर। और आपको यहाँ पे दिया गया है डेल्टा आई सी यानी संग्राहक धारा में परिवर्तन 0.55 मिली एम्पियर। इसको हम जब चेंज करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.55 × 10⁻³ एम्पियर। आपसे बीटा पूछा जा रहा है, ट्रांजिस्टर गुणांक इसको कहा जाता है। आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, बीटा इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। अब वैल्यू रख देते हैं 0.55 × 10⁻³ अपॉन 25 × 10⁻⁶। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0.55 × 10⁻³ अपॉन 25। पावर को बैलेंस कर लेते हैं तो 550 अपॉन 25 और ये 25 से कैंसिल हो जाएगा। 25 × 2 = 50 और 25 × 2 = 50, यानी आंसर बीटा आपका आया 22। तो देखते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा सही है। तो राइट ऑप्शन इज़ ए 22। ठीक, यहाँ पे थोड़ा आप ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बीटा का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो नहीं होगा। अब ए और सी में आपको थोड़ा सोचना होगा, वो आप कैलकुलेशन करेंगे और उसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। त्रिसंयोजकता वाली अशुद्धि है। अशुद्धि से मतलब ये है, यहाँ पे क्वेश्चन को अगर समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब भी हम एक अर्धचालक, एक बाह्य अर्धचालक बनाते हैं तो उसमें कुछ मिलावट की जाती है जिसको हम लोग अशुद्धि कहते हैं। तो इनमें से 3 संयोजकता वाली अशुद्धि कौन सी है, यानी जिसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो। सिंपल क्वेश्चन ये है कि ऐसे तत्व बताइए जिसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ तत्व दिए गए हैं
तो जो डिमांड है क्वेश्चन की उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हमारा ए है इज़ द राइट आंसर। एल्युमिनियम, बोरॉन और इंडियम, इनकी 72 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, यदि एक नर्म लोहा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, में दबा दिया जाए तो लोहे में कौन से चुंबकीय ध्रुव बनेंगे। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपको शब्दों से कम और अपने मतलब लॉजिक से ज़्यादा सॉल्व करना होगा। देखिए जब भी कोई चुंबक बनती है तो उसमें दोनों सिरे एक साथ बनते हैं, उसमें नॉर्थ साउथ भी एक साथ बनता है और साउथ साउथ भी एक साथ बनता है। आप अलग अलग ध्रुवों को नहीं उत्पन्न कर सकते, जैसे दक्षिणी ध्रुव नहीं उत्पन्न कर सकते, उत्तरी ध्रुव अकेला नहीं उत्पन्न कर सकते, आपको ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो इस हिसाब से आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जब भी कोई चुंबक उत्पन्न होती है तो उसमें नॉर्थ भी होता है और साउथ भी होता है। तो राइट आंसर इज सी, ए व बी दोनों उसमें उत्पन्न होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मृदु फेराइट्स, इसको समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदु फेराइट्स की प्रतिरोधकता डैश होती है। बहुत सिंपल है, रट लीजिए, इसको समझ लीजिए। मृदु फेराइट की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। ठीक, इसको याद रखिएगा हमेशा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ा बीटा में जो गलत संबंध है इनमें से वो बताइए। देखिए हम लोग एक चीज़ याद कर लें कि अल्फ़ा और बीटा में जो राइट संबंध है बस वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम राइट संबंध की बात करें तो बीटा इज अल्फ़ा इजकल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये हमारा राइट रिलेशन होता है। अगर हम आपसे बात करें तो ये आपका राइट रिलेशन है, अल्फ़ा इजकल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब इससे देखिएगा आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो आपका है वो गलत है इसमें। ठीक है, तो इसको देखिएगा, निम्न में वैद्युत धारिता का मात्रक कौन सा है या कौन है। बहुत सिंपल है, C इक्वल टू आप जानते हैं, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। Q होता आवे कूलाम और V होता वोल्ट, तो आपका मात्रक बना कूलाम पर वोल्ट। द राइट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्र में A व B के बीच विद्युत प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके सामने एक चित्र है और इसमें विद्युत प्रतिरोध पूछा जा रहा है, टोटल कितना, ए और बी के बीच में टोटल प्रतिरोध कितना है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आप देखिएगा तीनों प्रतिरोध यहाँ पे समांतर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तीनों प्रतिरोध यहाँ पे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, 5 5 5, तो कितना हो गया 15। तो राइट ऑप्शन इज ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी भ्रमित हो जाएंगे कुछ बच्चे, लेकिन आप नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चित्र सही बल रेखाएं दर्शाता है। पहला प्लस से रेखाएं जाती हुई, दूसरा प्लस की तरफ रेखाएं आती हुई, तीसरा माइनस माइनस यानी माइनस से इस माइनस की तरफ जाती हुई, और चौथा माइनस से प्लस की तरफ जाती हुई। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जो आवेश प्लस है तो उससे वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलती हैं और माइनस अगर है तो वैद्युत रेखाएं उसकी तरफ बढ़ती हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस ए ऑप्शन को देखें तो ये है कि प्लस से रेखाएं निकलती, बिल्कुल सही है ये। दूसरे को देखें तो प्लस में रेखाएं आ रही है जो कि गलत है। तीसरे ऑप्शन को देखें तो माइनस माइनस एक दूसरे को कभी भी आकर्षित नहीं करते हैं, ये प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे कंडीशन आपको आकर्षित की दिखाई जा रही है जो कि गलत है। डी ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ये माइनस और ये प्लस है जो कि आकर्षित की कंडीशन है, लेकिन आकर्षण उल्टी तरफ का हो रहा है, यानी माइनस प्लस को आकर्षित कर रहा है, जबकि ये होता है प्लस माइनस को आकर्षित करता है। तो ये भी आपका गलत है। तो राइट ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए, ए इज़ द राइट आंसर। इसमें प्लस आवेश है और इससे रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है और ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से किस पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति ताप से स्वतंत्र रहती है। इसको याद कर लीजिएगा, अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय प्रवृत्ति जिनकी होती है वो ताप से स्वतंत्र होती है, अनुचुंबकीय आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, होलोग्राफी एक लेज़र फोटोग्राफी है। ऑप्शन है एक 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन या कोई नहीं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, होलोग्राफी जो आपकी है वो एक लेज़र फोटोग्राफी होती है और ये हमेशा इस्तेमाल की जाती है 3D में, यानी त्रिविमीय में ये फोटोग्राफी होती है। तो राइट आंसर आपका है क्या, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, विद्युत रूप से n प्रकार का अर्धचालक होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो n प्रकार का अर्धचालक होता है उस पर हमेशा नेगेटिव आवेश
आता है, तो ये बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिकतम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहा में, एल्युमिनियम में, भाप में या कांच में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सही संबंध बताएं। आपका कूलाम का नियम गुरुत्वाकर्षण नियम से बहुत अधिक होता है, कूलाम का नियम गुरुत्वाकर्षण नियम से बहुत कम होता है, या दोनों बराबर होते हैं। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, जो कूलाम का स्थिर विद्युत का नियम है वो हमेशा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से बहुत अधिक मान उसका होता है। तो जो सही संबंध आपका है वो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमसे पूछा जा रहा है कि बल की दिशा ज्ञात करते हैं। अगर चुंबकीय बल आपको दिया गया है तो उसको आप किस दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से या फ्लेमिंग के दाएं हाथ से या दोनों। देखिए हमेशा याद रखिएगा, बल की चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के रूल का इस्तेमाल करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड रूल इसको कहते हैं। और अगर चुंबक यदि धारा की दिशा ज्ञात करनी है तो राइट हैंड रूल का नियम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट याद रखिएगा, दो असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनके लिए कौन सी बात ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, इनको पढ़ें। दोनों में धारा समान हो सकती है, बड़े प्रतिरोध में धारा अधिक होगी, दोनों में वोल्टता पतन समान होगा, छोटे प्रतिरोध में वोल्टता पतन कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो असमान प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो इनमें दोनों में जो वोल्टता पतन होता है वो समान होता है। इसीलिए जो हम लोग हाउस में जो फिटिंग करते हैं वायरिंग की, वो समांतर क्रम में रखते हैं जिससे वोल्टता पतन एक जैसा रहे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टील की निग्राहिता लोहे की अपेक्षा अधिक होती है। ये याद रखिएगा, स्टील की निग्राहिता लोहे की अपेक्षा होती है, तो हमेशा याद रखिए ऑप्शन ए इज़ अधिक। अब ये निग्राहिता क्या है, देखिए निग्राहिता आपकी होती है किसी भी चुम्बक की स्थायित्व के बारे में बताने की एक माप होती है। जैसे चुम्बक, अब हमने जैसे मान लो एक चुम्बक से विचुम्बकन करना है, चुम्बकन विचुम्बकन ये बहुत किया जाता है। तो अगर आप लोहे का चुम्बकन विचुम्बकन करेंगे तो आपको देखने में मिलेगा कि वो जल्दी उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी, एक यानी उसकी जो कहते हैं दीर्घायु अवस्था, जल्दी नष्ट होने के चांस हो जाते हैं। लेकिन स्टील में आप क्या देखेंगे, जैसे बार बार अगर चुम्बकन और विचुम्बकन की क्रिया करते हैं तो उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इसीलिए निग्राहिता जो होती है स्टील की वो लोहे की अपेक्षा हमेशा अधिक होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन समझ में आए होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। और जो कोई किसी बच्चों अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।